आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर आमिना अहमद आज लेक्चर नंबर 10 के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुई हूँ। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 को जब आगाज़ किया था तो इस सोच के साथ आगाज़ किया था कि हमने इसके एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जब तक आप हर टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। चैप्टर 10 को टॉपिक 10 और चैप्टर नंबर 1 को हम वाइंड अप करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात को जो है वो ज़ेरे गौर लाना मैं चाहूँगी आपके। वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 9 एंड 11 ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन चैप्टर्स को लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इजी नहीं लेना, क्योंकि अगर आप इन्हें इजी लेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। तो हम टॉपिक नंबर 10 को करने जा रहे हैं, और टॉपिक नंबर 10 में जो चीज़ें हम करेंगे स्टूडेंट्स, वो एक तो 3 जून प्लान है 1947, यानी तमाम प्लान्स के बाद, इतने प्लान्स आने के बाद अब वो टाइम ड्यूरेशन आ गया हुआ है कि जब मुसलमानों को एक ऐसा प्लान चाहिए जो उन्हें आज़ादी दिला सके। और उसके साथ ही हम इसे वाइंड अप करेंगे कानून आज़ादी हिंद जो 1947 को पास हुआ 18 जुलाई को, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और फिर आपकी एक्सरसाइज की बात होगी जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs की बात होगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। 3 जून प्लान 1947। स्टूडेंट्स, 3 जून प्लान 1947 में सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड क्या सिचुएशन है, वैसे तो हम ऑलरेडी तमाम टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा अब इसे और क्लियर करने की ज़रूरत है। जब भी पसे मंज़र की बात होती है तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि हमें उसे कनेक्ट और लिंक करना होता है प्रीवियस जितने भी डिटेलिंग चल रही होती है उसके साथ। हम कह सकते हैं कि प्रीवियस इंसिडेंट्स के साथ, प्रीवियस ओकेशंस के साथ, या किसी भी चीज़ों के साथ जो भी लिंक प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं वो। अब आप देखें 1940 में जब पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मेन पॉइंट क्या था कि हम सिर्फ सेपरेशन की स्कीम को एक्सेप्ट करेंगे और उसके अलावा कोई भी स्कीम एक्सेप्ट नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पॉइंट आपके सामने रख दिया था, उसके बाद डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लोग आए, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में। क्रिप्स प्रपोजल आया पाकिस्तान में, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, शिमला कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई, लॉर्ड वेवल ने अपना प्लान रखा। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो है वो मुस्लिम लीग को उनका हक नहीं मिल रहा था। वो जो एक पॉइंट है सेपरेट स्टेट का, उस पर बिल्कुल बात नहीं हो रही थी। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि कैबिनेट प्रपोजल में कायद आज़म ने वो जो 10 साल बाद ग्रुप्स को जो है वो आज़ाद होने के बारे में बात की गई थी, कायद आज़म ने उस पर अपनी राय का इजहार किया और कहा कि हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, बट क्योंकि वेवल और जो भी कांग्रेस के अरकान थे वो ये नहीं चाहते थे, वेवल नहीं चाहता था कि कांग्रेस नाराज़ हो और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि तकसीम हिंद हो, तो इस वजह से उन्होंने उस प्रपोजल को, उस पॉइंट को ही रिजेक्ट कर दिया। हम इस बारे में भी जानते हैं कि कायद आज़म की बहुत कोशिश के बाद भी उन्होंने, क्योंकि हमें इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट तो बना दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए कायद आज़म ने हमें बिल्कुल भी किसी भी तरह से आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा कि आपने आगे नहीं बढ़ना। ये तमाम वजूहात थी कि जिनकी बिना पर लॉर्ड वेवल को वापस बुलाया जाना है, क्योंकि बरतानिया में इलेक्शंस होते हैं और पार्टी चेंज हो जाती है, एक नई पार्टी आ जाती है। अब नई पार्टी आती है तो न्यू रूल्स बनेंगे, नए तरह से सोचा जाएगा। तो इस दौरान जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर है वो लॉर्ड एटले आ रहा है। लॉर्ड एटले क्या करता है कि वो लॉर्ड वेवल को वापस बुलाता है। ये बेसिकली उसका फेलियर था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वेवल प्लान, ये जो हमने डिस्कस किया, ये भी फ्लॉप हो चुका है। कैबिनेट मिशन भी आया है, उस पर भी अमल दरामद नहीं रहा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में,
तो इन तमाम वजूहात के बिना पर अब क्या हो रहा है, अब 20 फरवरी 1947 लाइक 20 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लॉर्ड एटले ने आगे ये ऐलान करवाया है कि अब तकसीम को कोई नहीं रोक सकता, अब हिंद को तकसीम किया जाएगा। और जून 1948 तक, कब तक? जून 1948, यानी जून 1948 तक जो है वो बरतानवी गवर्नमेंट वाइंड अप कर लेगी सब कुछ और वो वापस आ जाएगी। बेसिकली अगर हम देखें तो ये वो सिनेरियो चल रहा था जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 का इख्तिताम हुआ था, वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो रही थी और अब जो अमेरिका है वो एक बहुत बड़ी पावर बन के सामने आया था। अमेरिका ये चाहता था कि बरतानिया अपना यहाँ से सारा काम सब कॉन्टिनेंट से वाइंड अप करे और उसकी हेल्प करे फॉर कोल्ड वॉर ड्यूरेशन। और वैसे भी बरतानिया इतना वीक हो गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में उसने बहुत ज़्यादा अपना इकोनॉमिकली और हर लिहाज से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश क्राउन है, वो बहुत वीक हो गया था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि मज़ीद जो है वो सब कॉन्टिनेंट में रहे और परेशानी जो है वो देखे। तो इसलिए उसने जो है मुसलमानों की तकसीम और हिंदुओं की लाइक हिंदुस्तान की तकसीम का जो मंसूबा है वो लॉर्ड एटले ने यहाँ भिजवाया। किसके ज़रिए? यहाँ एम बी लिखा हुआ है, एम.बी. माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के ज़रिए सब कॉन्टिनेंट में वो आया और फिर प्लान लेके आया। अच्छा, जब लॉर्ड माउंटबेटन बच्चों सब कॉन्टिनेंट में आया तो उसने कायद-ए-आज़म से भी मीटिंग्स की और कांग्रेस से भी मीटिंग्स की। कायद-ए-आज़म यानी मुस्लिम लीग के लीडर कौन थे, हेड कौन थे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जब लॉर्ड माउंटबेटन ने मीटिंग की तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पॉइंट क्लियर कर दिया कि हम 45 और 46 के जो इलेक्शंस हैं वो जीत चुके हैं। अब आप ये देखें कि वो इलेक्शंस जो हम सेंटर में 30 की 30 सीट से जीते थे और इसके अलावा प्रोविंसेस में भी हम अच्छी खासी तादाद से जीते थे। तो बच्चों एक चीज़ का आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए कि अब कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो माउंटबेटन के सामने बड़े स्ट्रांगली इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि वी नीड अ सेपरेट स्टेट, हम पार्टीशन के अलावा कोई भी दूसरी स्कीम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कायद-ए-आज़म के मौक़िफ़ पे माउंटबेटन ने कोई ऐसा अच्छा रिस्पांस नहीं किया, लेकिन प्लान तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था कि तकसीम हिंद होना है और वाइंड अप करना है ब्रिटिशर्स ने यहाँ से। तो ये सब चीज़ थी। अब कांग्रेस से जो उनका हुआ प्लान, तो उसमें उन्हें जो है पहले तो बहुत राज़ी करने की कोशिश की गई। जब कांग्रेस मिनिस्टर्स, लीडर्स राज़ी नहीं हुए तो फिर माउंटबेटन ने उन्हें अपना प्लान बताया। उन्होंने बताया कि हम कायद-ए-आज़म को और मुसलमानों को इतना कटा फटा यानी इतना वीक पाकिस्तान देंगे कि ये बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से हिंदुस्तान में मर्ज हो जाएगा, जिसके बारे में आपको एक प्रूफ के साथ मैं आपको डिटेलिंग दूंगी चैप्टर नंबर 2 में, उसकी इनिशियल प्रॉब्लम्स में। क्योंकि माउंटबेटन ने बड़ी चालाकी से हर मुमकिन कोशिश की कि इतना वीक पाकिस्तान दिया जाए, चाहे इकोनॉमिकली बात हो, चाहे सोशली बात हो, चाहे किसी भी लिहाज से बात हो। तो माउंटबेटन ने हमें बहुत वीक पाकिस्तान दिया। उसने हमें जिस तरह से भी डिवीजन की, उसमें चाहे स्टेट डिस्प्यूट्स हों या और भी जितने भी रीजंस हैं, तो उसने अपना वादा जो कांग्रेस से किया था वो स्टूडेंट्स मुकम्मल तौर पर निभाया। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, एक 3 जून प्लान को यहाँ भेजने का मकसद ये भी था क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो सूबों की ग्रोह बनाए गए थे वो अबूरी हुकूमत के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आया था। क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो हमने कैबिनेट प्रपोजल में डिस्कस किया था वो ये था कि जो सूबों के ग्रोह बनाए गए हैं वो 10 साल बाद जाके सेपरेट हो सकते हैं, बट क्योंकि कांग्रेस ने इस पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया था और लॉर्ड वेवल ने रिजेक्शन के बावजूद उन्हें उसका पार्ट बनाया था, तो इसलिए आइन साजी का अमल शुरू होना था। क्योंकि अबूरी हुकूमत बननी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बननी थी। इंटरिम गवर्नमेंट क्यों बननी थी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था और कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है, तो ये टीम की ज़रूरत थी। अब कायद-ए-आज़म ने बेसिकली उस वक़्त जो है वो अपनी जो 5 मेंबर्स हैं उन्हें तो अनाउंस कर दिया कि ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ दिस होल सिस्टम। उन्होंने बाइकआउट किया मरकज़ी मजलिस आइन साज का।
अब ये बाइकआउट चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ही नहीं तो उसे अप्लाई किस तरह से किया जाएगा। तो इस तमाम सिचुएशन को भी देखते हुए 3 जून का प्लान जो है वो सामने आया। बरतानवी गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमें 3 जून का प्लान देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था एक बैकग्राउंड जिसमें लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस के लीडर्स और इन तमाम की डिटेलिंग मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। तो अब हम देखते हैं ये 3 जून प्लान के बारे में जो इतना डिस्कस हो रहा है। अच्छा, ये 3 जून क्यों? क्योंकि ये 3 जून को पेश किया गया, इसलिए इसे 3 जून का मंसूबा यानी 3 जून प्लान कहा गया। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये प्लान है, किस तरह से डिवीजन की गई है। तो चलते हैं बोर्ड नंबर 2 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं 3 जून प्लान की तरफ। अब 3 जून प्लान को आपने बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इसे लिंक करेंगे बहुत से टॉपिक्स। और वैसे भी जिस मुल्क में हम रहते हैं उसकी डिवीजन के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि ये डिवीजन बज़ाहिर हुई कैसे। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में और प्रीवियस क्लासेस में भी इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसे थोड़ा मैप के साथ हम जानते हैं। आपको 3 जून प्लान की हेडिंग के ऊपर मैप नजर आ रहा है। ये मैप मैंने सब कॉन्टिनेंट का मैप रखा है आपके सामने, और एरो से एक्सप्लेन होता जाएगा कि मैं किस एरिया की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले डिवीजन हुई हिंदू अक्सरियती सूबों की, यानी वो तमाम सूबे जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है, उन सूबों में मुसलमानों की भी तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मुसलमानों के मुकाबले में हिंदू ज़्यादा थे। हिंदू अक्सरियती सूबों में जो है वो एक ऐसी डिवीजन की गई जिसमें एक पूरा पार्ट जिसे हिंदुस्तान का नाम दिया गया, इंडिया का नाम दिया गया, वो इंडिया में शामिल रहा, वो हिंदू अक्सरियती सूबे थे। यानी ऐसे तमाम सूबे जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत थी। यहाँ हिंदुओं के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब की, जो मुसलमान नहीं थे, उनकी भी अक्सरियत मौजूद थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैप में सेंटर पार्ट जो नज़र आ रहा है वो सारा का सारा हमें भारत के अंडर दिया गया अकॉर्डिंग टू 3 जून प्लान। यहाँ मुसलमान भी मौजूद थे, लेकिन ज़्यादा तादाद में हिंदू थे। नेक्स्ट डिवीजन हम आते हैं पंजाब की। पंजाब की जब बात करें तो पंजाब की डिवीजन के लिए एक हदबंदी कमीशन बनाई गई, यानी बाउंड्री कमीशन। वो बाउंड्री कमीशन डिसाइड करेगी कि जहाँ तक मुसलमानों की तादाद है वहाँ तक वो हिस्सा मुसलमानों को दिया जाएगा, यानी पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा, और जहाँ तक मुसलमान नहीं है वो हिस्सा भारत को दिया जाएगा। बज़ाहिर तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि पूरा पंजाब ही पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि मुसलमान मेजॉरिटी में थे पाकिस्तान की पंजाब में। लेकिन माउंटबेटन के वादे के हिसाब से हम हदबंदी कमीशन के लिए जो मेंबर आया उसने जो है वो मुसलमानों को मुसलमानों का हिस्सा दिया, और वो भी बहुत नाइंसाफ़ी से। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और क्लियर करती चलूँ। प्रीवियस लेक्चर ये जो हमने बोर्ड डिस्कस किया उसे ही लिंक करते हुए हम इस प्लान को समझने से पहले, क्योंकि अभी मैंने आपसे हिंदू अक्सरियती सूबों की बात की और पंजाब की बात की है, बच्चों एक बात अपने माइंड में रखें कि जब डिवीजन हुई है, डिवीजन के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ये चाहता था कि वो पाकिस्तान का और भारत का पहला गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल के लिए जैसा कि आपको बताया गया है कि 1935 के एक्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो हिंदुस्तान में पहला एक्ट नाफिज हुआ था, और जब तक पाकिस्तान का आइन नहीं बन गया हम नॉर्मली उसी को फॉलो करते रहे, तो एक्ट के अकॉर्डिंग जो मोस्ट पावरफुल सीट थी वो गवर्नर जनरल की थी। अब माउंटबेटन कहता है कि मैं पाकिस्तान और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनना चाहता हूँ। कायद-ए-आज़म ने इसे रिफ्यूज़ कर दिया। कायद-ए-आज़म ने कहा कि नहीं जी, आप नहीं बन सकते, क्योंकि कायद-ए-आज़म के सामने अपना मेन मोटिव था कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। और अगर वो दोबारा से माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना लेते तो स्टूडेंट्स आप भी जानते हैं क्या वो जो इतनी हमने कोशिश की है, मेहनत की है, क्या वो पूरी हो सकती थी? नहीं, वो पूरी नहीं हो सकती थी। कायद-ए-आज़म ने इस दूर अंदेशी से, इस सोच के साथ उसे रिफ्यूज़ किया, लेकिन कांग्रेस ने और कांग्रेस के लीडर्स ने उसे रिफ्यूज़ नहीं किया। इस तरह वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, लेकिन पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसलिए जितनी भी डिवीजन होगी, जितनी भी चीज़ें आगे आएंगी, वो इसकी नाइंसाफ़ी के तौर पर होंगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह से वो कोई ऐसा फैसला करे बच्चों जो इंडिया के हक में ना हो। तो इसलिए वो हर तरह से इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, उसके बाद आ जाती है पंजाब के बाद बंगाल की। अच्छा, पंजाब आप देखें, पंजाब जो मैप है, मैप में
वेस्टर्न साइड पे है, यानी जो सब कॉन्टिनेंट है उसके वेस्ट में पंजाब है, और पंजाब बहुत बड़ा सूबा था। जो आपको वेस्टर्न साइड पे पंजाब नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान में शामिल किया गया, और जो आपको ईस्टर्न साइड पे पंजाब नज़र आ रहा है यानी मेरे ऑपोजिट, वो आपको वो इंडिया में शामिल किया गया। नेक्स्ट इसी तरह से बिल्कुल जो है डिवीजन हुई बंगाल की, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न साइड पे मेजॉरिटी प्रोविंस था, मेजॉरिटी पार्ट था, वो भी मुसलमानों का था, जो बंगाल था। 30 अक्टूबर को जो इलामा इकबाल ने खुतबा दिया था उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया था कि मशरकी और मगरबी एरियाज जहाँ मुस्लिम अक्सरियत है। तो इस तरह से बंगाल के लिए भी जहाँ मुसलमान थे उसे मुस्लिम पाकिस्तान का हिस्सा बना के मशरकी पाकिस्तान का नाम दिया गया, और जो मेरी वाली साइड पे आपको एरिया नज़र आ रहा है इसे मगरबी बंगाल का नाम दिया गया, जिसे भारत में शामिल किया गया। अब हिंदू अक्सरियती सूबों की भी बात हो गई है, पंजाब और बंगाल की भी बात हो गई है, तो अब हम चलते हैं सिंध की तरफ। सिंध में एक सूबाई असेंबली प्रॉपरली काम कर रही थी, तो सिंध की प्रोविंशियल असेंबली सूबाई असेंबली से पूछा गया कि वो किसके साथ शामिल होना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सूबाई असेंबली ने ये डिसीजन किया कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, तो सिंध को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। अब आप देखें, पाकिस्तान बनने के लिए 2 विंग्स बने हैं, एक ईस्टर्न विंग और एक वेस्टर्न विंग। ईस्टर्न साइड पे इस वक्त तक बंगाल आ गया, और वेस्टर्न साइड पे पंजाब और सूबा सिंध शामिल हो चुके। नेक्स्ट बारी है सरहद की, जो NWFP के नाम से रजिस्टर्ड था, और अब खैबर पख्तूनख्वा के नाम से हम इसे जानते हैं। सरहद में मुस्लिम अक्सरियत थी, लेकिन हुकूमत कांग्रेस की थी, इसलिए सरहद में रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम के बाद लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए सरहद को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। स्टूडेंट, बिल्कुल सरहद की तरह बात आती है सलहट की। ये आसाम, सूबा आसाम का जो है वो एक ज़िला था, यहाँ भी मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद थी। बिल्कुल सरहद की तरह यहाँ भी रेफरेंडम करवाया गया, और रेफरेंडम के बाद जो है ये फाइनल हुआ कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, तो इसे मशरकी पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया, यानी ईस्ट पाकिस्तान में। देन बात आ जाती है बलूचिस्तान की। स्टूडेंट्स, बलूचिस्तान उस टाइम पे सूबा नहीं था। क्योंकि ये सूबा नहीं था तो इसलिए यहाँ जो है गवर्नर की जगह चीफ ऑफिसर काम करता था। चीफ ऑफिसर काम करता था, और वहाँ 2 चीज़ों में अब आप लोगों को एक चीज़ माइंड में रखनी है कि पूरे बलूचिस्तान में कोयटा के अलावा तमाम बलूचिस्तान का जो फैसला है वो शाही जिरगा बुलाया गया, उस शाही जिरगे ने किया, कोयटा ने नहीं किया। कोयटा का फैसला जो है वो कोयटा म्यूनिसिपल कमेटी जो सिटी को डील करती थी उसने किया। तो इस तरह कोयटा म्यूनिसिपल कमेटी ने और शाही जिरगी ने मिलकर बलूचिस्तान का ये फैसला किया कि उसे पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए, मुस्लिम सकाफत की बिना पर उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। अब बात आ जाती है रियासतों की। स्टूडेंट्स, आप सब कॉन्टिनेंट को जो देख रहे हैं, इस सब कॉन्टिनेंट में इसका 1/3 पार्ट जो है वो रियासतों पर मुश्तमिल था, यानी राजा महाराजा और उन्होंने अपनी रियासतें बनाई हुई थी। इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में 1/3 जो मेजॉरिटी है एरिया वाइज वो थी रियासतों की। अब रियासतों को खुद मुख्तार रखा गया। इन रियासतों में सब कॉन्टिनेंट का 1/4 पाया जाता था। अच्छा, जब 1/3 की बात करते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो नहीं पता चलता, तो हम एक समझें ग्लास है या एक ब्लॉक है हमारे पास, हम उसके इक्वली 3 हिस्से कर लेते हैं तो वो 1/3 बन जाता है, हर हिस्सा 1/3 बन जाता है। इसी तरह एक ब्लॉक है, उसके हम इक्वली 4 पार्ट्स कर लेते हैं तो हर हिस्सा 1/4 बन जाता है। तो इस तरह से 1/4 पॉपुलेशन वाइज थे कौन? स्टेट्स। कहाँ? सब कॉन्टिनेंट में। तो इस तरह से ये चीज़ जो है वो आपके सामने आई कि ये एक बहुत बड़े लेवल पर जो है वहाँ थे। अब 3 जून प्लान के अकॉर्डिंग इन पे छोड़ा गया कि ये पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या भारत के साथ मिलना चाहते हैं या ये आज़ाद रहना चाहते हैं। ये अपनी जोग्राफियाई हदूद और मज़हब की बिना पर जो है इस चीज़ की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्लान जो है वो हमारे सामने आया। अमल दरामद हिंदू अक्सरियती सूबों को भारत का हिस्सा बना दिया गया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK को जो है सरहद को मगरबी पाकिस्तान, जबकि सिलहट और बंगाल को
मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया और इस तरह 3 जून का प्लान जो है वो मुकम्मल हुआ। 3 जून 1947 के मंसूबे के बाद ये कानून कब बना? ये बना 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को ये कानून बन गया और इस तरह से 14 अगस्त 1947 को पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ और फिर 15 अगस्त को हिंदुस्तान। तो इसी के साथ जो है वो हमारा चैप्टर 1 जो है वो मुकम्मल हुआ और आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो हम चलते हैं इसके बाद अपने एक्सरसाइज की तरफ। थोड़ा एक्सरसाइज पे नज़र डालें और देखें कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको एक्सरसाइज में पूछी गई हैं। तो चलते हैं बोर्ड नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। हमने ये टॉपिक अपने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है, तो आप इसका आंसर लेक्चर नंबर 2 से ले सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ द सेइंग्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सेइंग्स भी हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस की हैं और वो ओवरऑल आपने वहाँ से लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन 5 फैक्टर्स दैट लेड टू द डिमांड ऑफ पाकिस्तान या डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो ये फैक्टर्स हमने लेक्चर नंबर 3 में आपसे डिस्कस किए हैं। मैं जो है साइड पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि हर क्वेश्चन के साथ पेज नंबर मेंशन है, टॉपिक नंबर मेंशन है कि हमने उस टॉपिक को किस लेक्चर में कवर किया है। तो आपको इसका आंसर जो है उस टॉपिक से, उस लेक्चर से आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई मुस्लिम लीग वाज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, एक्सप्लेन 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, एक्सप्लेन 3 ऑब्जेक्टिव्स। Question number 6, write down 3 points of the Pakistan resolution. What was the Hindu reactions after it passing in the meeting? Question number 7, discuss the educational services of Sir Syed Ahmad Khan. सर सैयद अहमद ख़ान का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें जो है वो आपने उनकी एजुकेशनल सर्विसेज को डिस्कस करना है। पहले आपने उसका प्रॉपर्ली बैकग्राउंड बताना है और फिर जितनी एजुकेशनल सर्विसेज हैं उन्हें हेडिंग्स के साथ आपने लिखना है और फिर ओवरऑल कंक्लूड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, वाई वर 1945 एंड 6 इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस अरेंज, व्हाट वाज द गेन ऑफ द मुस्लिम्स इन द जनरल इलेक्शंस। और मुसलमानों का मकसद क्या था बेसिकली उन इलेक्शंस में और उन्होंने क्या हासिल किया उससे 1945 और 6 के इलेक्शन से, और 1945 और 6 के इलेक्शंस के बारे में आपने बताना है। तो इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चंस थे, ये हमारे जो है वो हो चुके हैं। तो हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ जो बुक के बिल्कुल एंड पे मौजूद होती है, जिसमें MCQs होते हैं। तो आप देखते हैं MCQ सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट। आंसर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। क्वेश्चन नंबर 2, द नॉवल तौबतुन नसूह वाज रिटन बाय डिप्टी नज़ीर अहमद। बच्चों मैं यहाँ सिर्फ आपको करेक्ट आंसर जो है वो बता रही हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो कि हर आंसर की क्वेश्चन के 4 पॉसिबल आंसर्स हैं। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि आप उन चारों ऑप्शंस को देखें और फिर सही ऑप्शन को चुनें। आप जैसे क्वेश्चन पढ़ें आपको उसका आंसर आना चाहिए। समझदारी की निशानी ये होती है कि आपको रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, ताकि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ें आपको सही आंसर आपके माइंड में आए और फ़ौरन से आप ऑप्शंस पढ़ के फिर उस सही आंसर को क्लिक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजी मोहम्मद ईसा बिलोंग टू द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। काजी मोहम्मद ईसा का ताल्लुक कहाँ से था? बलूचिस्तान से था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाली है कि कुछ बुक्स में बलूचिस्तान की ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने ये क्वेश्चन सुना आपने अपनी बुक्स की तरफ देखा और आपने कहा कि इसमें तो ये ऑप्शन ही नहीं है, तो अब क्या होगा? तो ये मिस प्रिंटिंग है, तो बुक में नहीं दी गई, तो आप लोग इसे मेंशन कर लें। अभी मैंने इससे पहले आपसे कहा है कि आंसर हमें आना चाहिए, हम उन 4 पॉसिबल आंसर्स पे ना बेस करें, हमें पता होना चाहिए सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड इन द ईयर ऑफ 1906। 1906 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मुस्लिम लीग मिनिस्टर्स इन द इंटरिम गवर्नमेंट 1946। मुस्लिम लीग के मिनिस्टर्स की तादाद कितनी थी इंटरिम गवर्नमेंट में? 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड ऑन 18 जुलाई 1947. आज ही के लेक्चर में हमने इसका जिक्र किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक पाकिस्तान नागुज़ीर था वाज रिटन बाय, आंसर इज सैयद हसन रियाज. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास इन द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1940. करारदारे लाहौर कब मंजूर हुई? 1940 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस इलाहाबाद इन 1930. कब दिया था खुतबा इलाहाबाद? 1930 में, बिल्कुल. एंड लास्ट MCQs is World War II started in 1939. अच्छा, वर्ल्ड वॉर के अकॉर्डिंगली बड़े ध्यान से इसे सुनना है. वर्ल्ड वॉर 1 14 में स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वॉर 2 39 में स्टार्ट हुई, और जो 1857 में हुआ था इंसिडेंट, जो भी एक जो है वो वॉर का जिक्र आता है, वो इंडिपेंडेंस वॉर थी. यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से हिंदू मुसलमानों ने जो है अपनी आज़ादी के लिए एक जंग लड़ी थी, उसे जो है जंग आज़ादी कहते हैं. तो आप लोग प्लीज़ मिक्स एंड मैच ना कीजिएगा. इतने जो है वो प्यारे प्यारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, इतने समझदार बच्चे हैं, तो इस चीज़ में आके जो है कहीं ना कहीं जल्दबाजी में हमें तो आंसर आता है और फ़ौरन से टिक कर देते हैं और वो गलत होता है. तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं. तो इस तरह से स्टूडेंट्स चैप्टर 1 हमारा वाइंड अप होता है. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा चीज़ों का. बुक में आप जब भी टॉपिक को पढ़ें, अच्छे क्लियर करें, तो लाइन लगाया करें या हाईलाइट ज़रूर किया करें, और जो वर्ड्स मुश्किल हों उन्हें जो है वो डिक्शनरी में चेक किया करें. कोशिश किया करें कि हर स्टूडेंट के पास एक डिक्शनरी ज़रूर हो, ताकि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को वहाँ से चेक करें, और जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो भी डेफिनेशन डिटेल मौजूद होती है. वैसे कोशिश ये होती है कि हर वर्ड को मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको इसकी ज़रूरत पेश ना आए, लेकिन प्लीज़ रोज़ का काम रोज़ कीजिए. और आखिर में इस बात के साथ इस लेक्चर को वाइंड अप करूँगी कि अपना बहुत ख्याल रखें, और अपने से ज़्यादा अपने बड़ों का, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जब आप उनका ख्याल रखेंगे वो आपको दुआएं देंगे, तो ये वो गोल्डन की है जो आपकी कामयाबी में बेहतरीन किरदार अदा करेगी. तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपके सामने आऊँगी. तब तक अल्लाह हाफ़िज़.